शुरू करें आप इसको? यस सर। चले बिस्मिल्लाह। ये है नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज, ठीक है? नॉन आरसीटी दोनों में आता है ना वैसे, एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल दोनों में आ सकता है, अभी डिज़ाइन में पढ़ते हैं हम लोग। आरसीटी एक दुनिया सेपरेट है, वो फील्ड ही सेपरेट है आरसीटी की, ठीक है? ये टोटली क्लिनिकल साइकोलॉजी में, न्यूरो साइकोलॉजी में जहाँ एफिकेसी चेक करनी है, एफिकेसी क्लिनिकल एफिकेसी, क्लिनिकल एफिकेसी मीन टू से कोई इंटरवेंशन यूज़ की है उसको क्लिनिकल यूटिलाइजेशन, वहाँ ये मोस्टली यूज़ होती हैं। बाकी जगह भी यूज़ हो सकती हैं, एजुकेशन की फील्ड में वहाँ भी। तो बस आरसीटी इज़ अ बॉर्डर कॉन्सेप्ट है, ठीक है? तो इसका अभी मेरे साथ नवाल ने काम किया है यूके के साथ, वो बाहर से पढ़ के आई थी, तो वो उसने आरसीटी डेवलप की है, एक मैनुअल डेवलप किया है ऑलरेडी मेंटल हेल्थ का, कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस इन स्कूल टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। उसमें ये था कि स्कूल टीचर को अवेयरनेस दी जा रही थी, जब स्कूल के टीचर को अवेयरनेस का पता होगा तो वो स्टूडेंट को देखते हैं, वो स्टूडेंट को देखते हैं किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, एंग्जाइटी डिप्रेशन व्हाटएवर, ठीक है? देखें डायरेक्ट इम्पैक्ट टीचर को चेक किया, टीचर का स्टूडेंट के ऊपर, ये डबल इम्पैक्ट था। वो मैनुअल जो बना हुआ था वो कैनेडियन ने बनाया हुआ था, कनाडा के साइंटिस्ट ने ना अपने मुल्क में यूज़ कर रहे थे, मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस थी, ठीक है? उसका हमने ट्रायल किए थे पाकिस्तान में एडेप्टेशन एंड मॉडिफिकेशन करने के बाद, ठीक है? तो वो एक दुनिया ही लगा। इसमें पहले क्वालिटेटिव स्टडीज़ होती हैं, क्वांटिटेटिव इसकी 6 ट्रायल्स होती हैं ना डिफरेंट, तो वो एक्सेप्टेबिलिटी वो हम बाद में पढ़ेंगे, कंफर्मेशन वो बाद में है, ठीक है? वो दुनिया ही लग गया। अरे यहाँ आसान आ गया, आपने जो स्टडीज़ करनी है 99% स्टडीज़ पाकिस्तान में ये होती हैं। एक्सपेरिमेंट की 2 टाइप्स हैं, क्रॉस सेक्शनल एंड डिस्क्रिप्टिव या एक्सप्लोरेटरी, ठीक है? ये डिस्क्रिप्टिव का मतलब ये नहीं स्टैट्स में जिसका मीन मॉड मीडियन होता है ना, वो वाला वेरिएंस नहीं है यहाँ डिस्क्रिप्टिव का मतलब ब्रॉडर, ठीक है? एक्सप्लोरेटरी, ठीक है? तो यहाँ आ जाए, पहले यहाँ हम बात करते हैं क्रॉस सेक्शनल। क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन का नाम मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, क्रॉस सेक्शन वो होता है जब एक टाइम पे आपने स्केल यूज़ करने हो और उसी स्केल्स के अंदर आपके पर्सनल यानी डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन हो, साथ जो स्केल्स आप लगा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आईक्यू लेवल को चेक करना तो आईक्यू लेवल का स्केल, और साथ अगर मूड को चेक करना है तो मूड का स्केल लगा होना चाहिए। एक टाइम के ऊपर आप एक इंसान का डिफरेंट सेक्शन का डाटा ले लेते हैं, एक ही बस इसमें सिर्फ एक ही टाइम होता है। अब जब आपकी स्टडी में 2 वेरिएबल्स हो, ये जो क्रॉस सेक्शन स्टार्ट होता है, क्रॉस सेक्शन को इसलिए क्रॉस सेक्शनल कहते हैं, ये ब्रॉडर अम्ब्रेला टर्म्स है, इसके अंदर इसकी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ये समझ लें, ठीक है? कोरिलेशनल कब बनता है, आप इसको अगर क्रॉस सेक्शन यूज करें तो इसका मतलब है इसमें ये दोनों चीजें होनी चाहिए, ये ब्रॉडर है, ये सेपरेट भी होती है स्टडीज में, ठीक है? तो याद रखिएगा क्रॉस सेक्शन तो आपको पता है एक बंदे का डाटा लिया है, उसके डिफरेंट सेक्शन का डाटा लिया, दिस इज द क्रॉस सेक्शनल। एक टाइम पे डाटा लिया, उसके बाद बंदा गया, मैं आऊँ आपसे स्केल फिल करवाऊँ, फिर आप जाएं, आपका कोई रोल नहीं है, बस दिस इज द क्रॉस सेक्शनल। एक टाइम पे आपके डिफरेंट सेक्शन का डाटा ले लिया स्केल्स के थ्रू। अब कोरिलेशन क्या होती है? रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स, यस, 2 या 2 से वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को चेक करना। मैंने पीछे कहा था आईवीडीवी नहीं कहना आप लोगों ने, ये मैंने एग्जाम्पल कह रहा हूँ आईवीडीवी। यहाँ इस स्टडीज में किसको कहते हैं? प्रेडिक्टर एंड आउटकम वेरिएबल। बट कोरिलेशन में कोई वेरिएबल नहीं होता, ना आईवी होता है, यहाँ सिर्फ वेरिएबल्स होते हैं। अगर नाम आ जाए तो फिर तो आपने स्पेसिफाई कर दिया, इसलिए मैंने आपको बताया कि यहाँ वेरिएबल्स होते हैं। कौन से 2 वेरिएबल्स हैं? मूड एंड आईक्यू लेवल। यहाँ मैंने कोई 2 वेरिएबल्स नहीं किए, आईवी कौन सा है, डीवी कौन सा है। यहाँ 2 वेरिएबल है, कौन सा? आईक्यू एंड मूड। इन दोनों के दरमियान जब रिलेशनशिप देखना हो, 2 वेरिएबल या 2 से ज्यादा वेरिएबल्स के दरमियान जब रिलेशनशिप देखना हो तो इसे क्या कहते हैं? कोरिलेशन या कोरिलेशनल डिजाइन कहते हैं ना। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, किसके अंदर अंडर आता है? क्रॉस सेक्शनल के अंदर। क्रॉस सेक्शन आप लिख देंगे, आपकी स्टडी का डिजाइन क्रॉस सेक्शनल है, उसके अंदर बेशक आप कोरिलेशनल कर रहे हैं, कंपैरेटिव कर रहे हैं, व्हाटएवर बॉर्डर है ना, उसी के अंदर कवर हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं। और जब कंपैरेटिव डिजाइन होता है, ये जो 2 स्केल आपने फिल करवाए हैं, मैं कहता हूं वुमेन से करवा लेते हैं, फीमेल से करवा लेते हैं, और ये जब आप इस तरह का डिवीजन दे देंगे कि मेल का आईक्यू लेवल और मूड देखते हैं और फीमेल का आईक्यू लेवल एंड मूड देखते हैं, जब आप इस तरह कर लेते हैं कि कंपैरेटिव स्टडी बन जाती है। सैंपल डबल हो गया, एक टाइम पे आप मेल्स हैं, ये फीमेल्स हैं, इनसे भी डाटा ले लिया, इनसे भी डाटा ले लिया। जैसा कि आप ये डिप्रेशन के पेशेंट से और नॉर्मल पेशेंट से, जब आपका सैंपल डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? कंपैरेटिव स्टडी। ये किसके अंदर आती है? ठीक है, ये जितनी भी होगी आपकी कंपैरेटिव, आप कंपैरेटिव भी नाम यूज कर सकते हैं इसका, क्रॉस सेक्शनल भी यूज कर सकते हैं,
ठीक है। और कोरिलेशन के अंदर कोरिलेशन भी यूज कर सकते हैं, क्रॉस सेक्शनल भी यूज कर सकते हैं। और ये ब्रॉडर नाम है, ये ब्रॉडर नाम इस चीज को कहता है। इसके अंदर कोरिलेशन भी, इसके अंदर कंपैरेटिव भी है, ठीक है, डिफरेंट कैरेक्टर इसके साथ है। तो दिस इज द वन ऑफ द पॉपुलर डिजाइन जो कि आप लोग करते हैं। आप मार्केट में ये जाते हैं, अभी जो आपने सर्च करनी है बीएस में, उसमें 2 वेरिएबल आपने लेने हैं, 2 या 3 व्हाटएवर 4 5, ठीक है। उसमें आप लोगों ने क्या करना है, उनको लोगों से फिल करवाना, उसके बाद एसपीएसएस में ऐड करना है और उनका रिलेशनशिप देख लेना, मॉडरेशन एडिशन लगा लेनी है। दिस इज द वन ऑफ द कोरिलेशन स्टाइल, ठीक है। तो ये बहुत आसान स्टडीज होती हैं, जो रिजल्ट आ रहे हैं वही है, इस पे हाइपोथेटिकल टेस्टिंग होती है। क्लियर? आगे ये दरवाजा खोलते हैं। दिस इज द वन ऑफ द बॉर्डर। ये दरवाजा सबसे मुश्किल दरवाजा है पाकिस्तान में। 2 तरह की स्टडीज होती है, ये वाली है ये वाली। पीएचडी लेवल पे ये वाली स्टडीज होती हैं, ये एमएस लेवल पे ये वाली स्टडी। बीएस लेवल पे छोटी सी स्टडी होती है, बट बीएस के अच्छे जो स्टूडेंट होते हैं वो यहीं से शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये दरवाज़ा अगर ओपन गलत तरीके से किया जाए तो कई लोग पीएचडी में 7-7 साल लगाते हैं, कुछ लोग 3 ईयर्स में कर जाते हैं, ठीक है। तो उसके पीछे वजह क्या होती है कि डिज़ाइन अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। ये डिज़ाइन है, इसको डिस्क्रिप्टिव भी कहते हैं, एक्सप्लोरेटरी भी कहते हैं, ठीक है। जब भी किसी फिनोमेना को, किसी प्रॉब्लम को, ये फिनोमेना था ना, आईक्यू का मूड के साथ क्या लिंक है, एक फिनोमेना एक प्रॉब्लम है। जब भी कोई प्रॉब्लम दुनिया की हो, उसको डेप्थ में एक्सप्लोर करना हो, डेप्थ में उसकी डेप्थ में जाना हो, तो क्या यूज करती है, ये डिजाइन यूज करते हैं। ये फिग्नेसी की बुक में है। और क्वालिटेटिव यहाँ मैं थोड़ा सा डिफरेंशिएट करूंगा, एक्सप्लोरेटरी स्टडी जितनी भी होती हैं वो क्वालिटेटिव होती हैं। अभी यहाँ मैं क्वालिटेटिव की बात, यहाँ मिक्स डिजाइन की बात करूंगा। क्वालिटेटिव की बात करेंगे बाद में कि आईपीए क्या होता है, ठीक है। आईपीए क्या, ग्राउंडेड थ्योरी क्या है, फेमिनोलॉजिकल अप्रोच क्या है, ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं, ठीक है। ग्राउंडेड थ्योरी क्या होती है, व्हाटएवर ग्राउंडेड मेथड क्या होता है, जितने मेथड्स हैं ना डिफरेंट, वो क्वालिटेटिव, प्योर क्वालिटेटिव नेचर है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ हम सिर्फ ये समझ लें कि जब भी डेप्थ में जाना हो तो कौन सा डिस्क्रिप्टिव या एक्सप्लोरेटरी। एक्सप्लोरेटरी को बाद में डिफाइन करूंगा क्वालिटेटिव स्टडीज में, है ना। तो आ जाए यहाँ, पहला दरवाजा खोलते हैं। सबसे पहले आप ही से शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो स्टडीज होती हैं वो होती है केस स्टडीज। केस स्टडीज होती हैं, आप ही से आपने इंटर्नशिप करनी है तो केस स्टडीज होती हैं। 2 तरह की केस स्टडीज होती हैं, एक कहते हैं एन स्मॉल डिजाइन, एन स्मॉल, ठीक है, डिजाइन कहते हैं इसको। एन स्मॉल डिजाइन क्या है, ये एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है, ठीक है। ये केस स्टडीज ली जाती है। कैसा कि अगर दुनिया में ऐसे लोग हों जो यूनिक हों, जैसे स्पाइडरमैन है, उसकी केस स्टडी करनी है आप लोगों ने, ऐसा ही है ना। अब स्पाइडरमैन जैसा लोग और तो नहीं है, उसकी कैरेक्टर्स देखनी है आप लोगों ने कि ये यूनिक कितना है, डिफरेंशिएट कितना करता है। अब ऐसे लोग होते हैं दुनिया में, जैसे एड्स पहली बार आया होगा, किसी पहले इंसान को हुआ होगा, या एक जैसे लोगों को 3-4 हों दुनिया में। जैसे कोरोना पहली बार आया था, वुहान में आया था ना, किसी पहले इंसान को हुआ होगा तो उसको डॉक्टर ने चेक किया हो, यार ये क्यों फैल रहा है, ये क्या चीज़ है। एक जैसे लोगों को 2, 3, 4 ऐसे लोगों की जो केस स्टडी करनी है, प्रोफाइल चेक करनी है, उन्हें कहते हैं स्मॉल। तो इसकी 2 टाइप्स होती हैं। इसमें होता है सिंगल केस स्टडी डिजाइन एंड मल्टीपल केस स्टडी डिजाइन। क्या होता है, सिंगल केस डिजाइन एंड मल्टीपल। सिंगल में सिर्फ एक यूनिक बंदा होता है, क्लियर। उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट, कोरोना पहली बार पहला किसी एक इंसान को हुआ, अपनी लैब में ले गए उसको, एक ही इंसान है और इंसान है ही नहीं है। फिर टाइम के साथ साथ दूसरे को भी लगा। जब अकेला एक बंदा हो तो सिंगल केस स्टडी डिजाइन यूज करते हैं। जब एक से ज्यादा लोग हों, 5, 6, 7, तो उनकी केस स्टडीज करनी हो तो क्या होता है, मल्टीपल केस स्टडी डिजाइन। जैसे कोरोना में अभी हुआ था ना, पहली बार पहला केस, फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों को डिफरेंशिएट किया गया, सही था ना। इस तरह के एक्सपेरिमेंट में किसको यूज करते हैं, इस तरह केस स्टडी को, सिंगल केस स्टडी एंड मल्टीपल। किसके अंडर आता है ये, एन। अब एन स्मॉल डिजाइन जो है, बेसिकली डिजाइन यही यूज होंगे केस स्टडी के, ना। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है तो डेफिनेटली ये एक्सपेरिमेंट में आएगा। और ये होता है क्लिनिकल केस स्टडीज। कौन सी, ये कौन सी थी, एक्सपेरिमेंटल केस स्टडी थी, है क्लिनिकल की थी। अगर कोरोना देख रहे हैं तब भी क्लिनिकल है ना, बट ये एक्सपेरिमेंट थे लैब के अंदर। और ये होती क्लिनिकल केस स्टडीज। क्लिनिकल केस स्टडीज कौन सी होती है, जिसका आप लोगों ने, अभी साइकोलॉजिस्ट है, आप लोगों को इंटर्नशिप में 7th सेमेस्टर में भेजा जाएगा, आप लोगों ने केसेस देने हैं 4, उनकी पूरी प्रोफाइल आपने बनानी है। डायग्नोस्टिक केसेस होते हैं, थेरेप्यूटिक केसेस होते हैं, 2 तरह के। आपने एक पेशेंट, डिप्रेशन का पेशेंट है, उसकी पूरी देखनी, हिस्ट्री देखनी है, प्री नेटल से लेके पेरीनेटल, स्कूल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री,
उसके ऊपर स्केल लगाने हैं, आपने टेस्टिंग करनी है, केस बनाना है, थेरेपी देनी है, व्हाटएवर पूरा केस बनाना है, उस केस को कहते हैं क्लिनिकल केस स्टडीज। क्लियर? ये साइकोलॉजी में भी होती हैं, ये मेडिकल वालों में भी होती हैं, ठीक है। ये प्योर आपके ये समझ लें कि आप लोगों ने डायग्नोज करना होता है। ये लोग रेयर नहीं होते, बट ये नॉर्मल लोग होते हैं जिनको पहले हुआ होता है। डिप्रेशन हर बंदे को है, एंग्जाइटी तो हर बंदे को है ना, ये रेयर केसेस नहीं, यहाँ रेयर था ना, बहुत ही एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। यहाँ जो केस स्टडीज आप पेशेंट देते हैं अपने आगे, ये केस स्टडी हो गया। ऑब्जर्वेशन आप पढ़ते आ रहे हैं, ऑब्जर्वेशन तो आप पढ़ते आ रहे हैं, बहुत ही पॉपुलर डिजाइन है। ऑब्जर्वेशन क्या होती है? किसी ऑनगोइंग बिहेवियर को वैसे ही देखना, ऑब्जर्व करना। अभी क्लास में आप लोग जो एक्टिविटीज कर रहे हैं, अगर मैं यहाँ कैमरा लगा दूं तो क्या कर रहा होता हूँ? आपकी जो क्लास चल रही है, ऑनगोइंग बिहेवियर है ना, कि कौन शरारतें कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, ठीक है। ऑनगोइंग बिहेवियर को चेक करना, जैसे कि नेशनल ज्योग्राफिया में आप देखते होंगे, वो एनिमल्स को दिखा रहे होते हैं, वो मूवी बना रहा होता है, इंटरेक्ट नहीं कर रहा होता, ऑनगोइंग बिहेवियर को देख रहा होता है, क्या हो रहा है, क्या नहीं करेंगे, ऐसा ही हो रहा होता है ना। ऑब्जर्वेशन, वो ऑब्जर्वेशन होती है। ऑब्जर्वेशन डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन भी होती है, इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन भी होती है, एब्ट्रोसिव भी कहते हैं, डिफरेंट स्टाइल्स हैं इसके, शिवनेजी की बुक में, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ये होती है कि आप पार्टिसिपेंट के साथ मिलके आप वही एक्ट करते हैं जो वो कर रहे होते हैं और उनको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। जैसे चर्सी है, ड्रग एडिक्शन का पता कमाना आप लोगों ने, तो आप चर्सियों के साथ सूटे लगाएंगे जाके, उनको ऐसा लगेगा पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन हो रही है ना। डायरेक्ट के अंदर पार्टिसिपेंट का मतलब ये होता है कि आप उनके साथ पार्टिसिपेंट बन के उनको शो कर रहे होते हैं और उनके साथ देखेंगे कहाँ से चर्च लेके आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये फ्रेंजिक के पर्पस के लिए यूज हो रही होती है ना। तो फ्रेंजिक जब साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो आप ऐसे लोगों के साथ मिल के जाके आप, ठीक है, चर्सी बनेंगे। आपको चर्सी भी बनना पड़ेगा, जो गलत काम कर रहे हैं वो भी करना पड़ेगा, सम टाइम पागलों के साथ पागल बनना पड़ेगा। जब FBI में होते हैं या जिसमें भी आप लोग होते हैं, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस में, वो लोग डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं ना, जाके उनके साथ मिलके वही एक्ट कर रहे होते हैं जो इवन के उनके लिए, यानी कि आप कहते हैं मना होता है ना, तो बट वो करना पड़ता है उनको। तो नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन ये होती है कि आप इंडायरेक्ट वे में ऑब्जर्व करें, जैसे नेशनल ज्योग्राफिया है ना, आप पार्टिसिपेंट नहीं होते, आप दूर से देख रहे होते कैमरा लगा के कौन क्या कर रहा है, ठीक है। नॉन को आप लोग डिजाइन पढ़ लीजिए शुभनेजी की बुक में से। आगे आर्काइवल रिसर्चेस। सर इनडायरेक्ट क्या था? इंडायरेक्ट बेटा, जैसा कि नेशनल ज्योग्राफिया भी आप देख रहे हैं, आप पार्टिसिपेंट नहीं होते, जाके इन्वॉल्व नहीं होते, कैमरा लगाया, जो लोग कर रहे हैं देख रहे हैं, पार्टिसिपेंट नहीं बन रहे यहाँ। आगे इसके डिजाइन है, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट के अंदर पार्टिसिपेंट, नॉन पार्टिसिपेंट, ऑब्जेक्टिव है ना, वो आप लोग वहाँ से शुभनेजी की बुक में पढ़ ली। यहाँ मैं सिर्फ इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ डिजाइन क्या है, इनकी आगे फर्दर डिजाइन हर एक के, डायरेक्ट इंडायरेक्ट के अंदर डिफरेंट है, डायरेक्ट के अंदर बेसिकली और है। आर्काइवल रिसर्चेज जो होती हैं बेटा, ये ऐसी स्टडीज होती हैं जो कि हमारे यहाँ हिस्ट्री के अंदर IR या डिफरेंट स्टडीज का हमारे यहाँ भी होती है। मैं देखना हो कि पाकिस्तान में कोरोना से कितने लोगों की डेथ हुई है, कहाँ से डाटा लूँ? आर्काइवल होता है, प्रीवियस किसी डेटाबेस से डाटा इकट्ठा करके आप उसका परसेंटेज निकालते हैं। जैसे कितने लोग मरे होंगे कोरोना के दौरान, जिनको कोरोना हुआ, कितने लोगों ने सुसाइड की, पूरा पाकिस्तान में देखना सुसाइडल रेट क्या था कोरोना की वजह से, वट एवर फाइनेंशियल था, वट एवर कौन सा था, कहाँ से मिलेगा डाटा? आप प्रीवियस, हाँ यस, रिकॉर्ड यानी डेटाबेस से। जैसे पुलिस स्टेशन में होगा रिकॉर्ड, किसी NGO में होगा रिकॉर्ड, आपके ऑनलाइन रिकॉर्ड होगा, ठीक है। डिफरेंट सोर्सेज से रिकॉर्ड लेते हैं, उसको कंपाइल करते हैं, फिर 5 साल का डाटा देखना है, कराची से, लाहौर से, हर जगह से लेने के बाद आप 5 साल की स्टडीज करते हैं, उनको कंपाइल करते हैं, उनकी परसेंटेज निकालते हैं कि 2021 में इतना परसेंटेज थी सुसाइडल रेट की, 2020 में इतनी थी कोरोना के केसेस की वजह से। वो कहाँ से लेते हैं डाटा? आर्काइवल डाटाबेस से, प्रीवियस डाटाबेस से ना। तो दिस इज द आर्काइवल स्टडीज। इस तरह की लाइब्रेरी में से डाटा ले लिया, वट एवर, किसी पुलिस स्टेशन से ले लिया, अगर फोरेंसिक, डिफरेंट इसके मेन मकसद है। आगे कौन सी स्टडीज होगी? आर्काइवल हो गया, ऑब्जर्वेशन होगा, केस स्टडीज हो गया, और कौन सी होगी? एनीबॉडी टेल मी? यस, और हाँ, क्रॉस सेक्शनल, यस, क्रॉस सेक्शनल इसके अंदर भी है। क्रॉस सेक्शनल मैंने आपको बताया था, उस डिजाइन के अंदर सिर्फ 2 वेरिएबल्स को देखते हैं आप लोग ना, रिलेशनशिप देखें 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल। यहाँ क्रॉस सेक्शनल जो बात मैं कर रहा हूँ
यहाँ दुनिया डिफरेंट है। क्रॉस सेक्शन के अंदर एक्सपेरिमेंटल डिजाइन भी है, क्रॉस सेक्शन के अंदर नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन भी है। ठीक है, इसको दूसरे वर्ड्स में बेसिकली क्रॉस सेक्शनल नहीं कहते, इसको कहते हैं सर्वे डिजाइन। क्या कहते हैं? सर्वे डिजाइन, सर्वे स्टडीज कहते हैं। अब इसके अंदर सर्वे के अंदर डिफरेंट टाइप के सर्वे होते हैं। एक होता है क्रॉस सेक्शनल, एक होता है एक्सपेरिमेंटल, और एक होता है सक्सेसिव डिजाइन। व्हाटएवर आप देख लीजिए शुभनेजी की बुक में से उसके क्या है। अब सर्वे के अंदर यहाँ और यहाँ फर्क सुन लें। सर्वे एक डाटा होता है जिसका क्रॉस सेक्शन का डाटा ले रहे हैं आप लोग, ठीक है, लोगों के ओपिनियन देखने होते हैं आपने। ठीक है, जैसे मैं कहूँ तो कैपिटल टॉक शो चलने चाहिए कि नहीं चलने चाहिए? नहीं, आप एक कहता है नहीं, एक कहता है हाँ। अब इसमें कैपिटल टॉक शो का मैं केपीके से पूछूं, पूरे केपीके के लोगों से पूछना चाहिए यहाँ। अब इसमें जो ओपिनियन लेने होते हैं वो बहुत ज्यादा लोगों से, पॉपुलेशन से लेने होते हैं, और जबकि यहाँ स्पेसिफिक लोगों से था ना, टू द पॉइंट 100-200 लोगों से डाटा इतना मिल रहा है। डिप्रेशन के पेशेंट कितने मिलेंगे? 100 मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, पूरे पाकिस्तान में थे। ऐसा ही है ना, यहाँ क्या कैपिटल टॉक शो चलने चाहिए कि नहीं चलने चाहिए? पूरे पाकिस्तान का सर्वे कर रहे हैं आप लोग, लार्ज डाटा ले रहे हैं लार्ज लोगों से। तो जब ये सर्वे होता है हमेशा लार्ज लोगों से ओपिनियन पूछ रहे होते हैं। अब क्रॉस सेक्शन इसमें एक डिजाइन है। क्रॉस सेक्शन में ये होता है कि आप 2 स्केल फिल करवाते हैं, इसमें कम लोग होते हैं 100-200 या 500। इसमें क्या होता है, हजारों में डाटा होता है। जब हजारों में डाटा हो तो ये कौन सा डिजाइन बन जाएगा? सर्वे के अंदर क्रॉस सेक्शनल है। ठीक है, जब डाटा के ओपिनियन ज्यादा हो जाए। और ये एक्सपेरिमेंटल क्या होता है, इसमें एक्सपेरिमेंटल डिजाइन जो होते हैं इसके अंदर भी होते हैं। ठीक है, इसके अपने डिफरेंट स्टाइल के लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन है जो कि हमने वहां पढ़े हैं स्टूडेंट्स के लिए। सक्सेसिव डिजाइन भी, एक्सपेरिमेंटल को आप डिटेल में वहां पढ़ लें। एक्सपेरिमेंट में, ऑब्जर्वेशन में यहाँ एक एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होते हैं। ऑब्जर्वेशन में अगर आप जाएं तो फील्ड एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन होती है, स्ट्रक्चरल ऑब्जर्वेशन होती है। ठीक है, वो बेसिकली आप देख लीजिएगा क्योंकि मैं तो सिर्फ यहाँ इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। अब ये देखें, इस डिजाइन के अंदर जब भी डेप्थ में किसी फिनोमेना को आपने एक्सप्लोर करना है, सबसे ज्यादा जब इंटरवेंशन बनती है, सबसे स्पेसिफिक इंटरवेंशन बनती है तो कौन सी डिजाइन के ऊपर बनती है? केस स्टडीज के ऊपर। जब भी आपने कोई इंटरवेंशन फर्स्ट टाइम बनानी, किसी एक बंदे को देनी है, ये एक से ज्यादा, तो आप ये डिजाइन यूज करेंगे। वो डिजाइन डेफिनेटली इसी के अंदर से होंगे ना, कोजाए में से या फैक्टोरियल में से होंगे। तो ये केस स्टडी डिजाइन होता एक वही है। सबसे बेस्ट जब इंटरवेंशन बनाते हैं तो केस स्टडी से बनती है। ऑब्जर्वेशन डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होती है, और काइवर प्रीवियस स्टडी से आपने जब परसेंटेज निकाली हो। सर्वे एक बॉर्डर है, इसके अंदर समंदर है, इसके अंदर क्रॉस सेक्शनल भी है, इसमें एक्सपेरिमेंटल भी है, इसमें डिफरेंट स्टाइल है। ठीक है, तो ये एक डिजाइन थे। अब हर डिजाइन के ऊपर आपके एनालिसिस की नेचर चेंज हो जाएगी। सर तीसरा क्या था? क्रॉस सेक्शन एक्सपेरिमेंटल। सक्सेसिव डिजाइन है इसमें ना, उसमें एक ही डाटा को बार बार दिया जाता है। मैं कहता हूँ 6 क्लास के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, 6, 7, 8। एक बच्चा 6 क्लास में जाएगा, एक साल बाद पास होगा, 7 में जाएगा। आप इसकी ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं 6 क्लास से लेके 7 में, 8 में, 9th में, 10th में, 5 साल उसके साथ काम कर रहे हैं बच्चे के साथ, एक ही क्लास के बच्चों के साथ। दिस इज लॉन्गिट्यूडनल स्टडी जो कि यहाँ आएगी एक्सपेरिमेंट में। इसे लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज कहते हैं, यहाँ लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज है ना। बट अगर सक्सेसिव डिजाइन ये होता है कि सम टाइम मैं 6 क्लास के बच्चों के साथ काम करूं, बट अब यहाँ क्या हो रहा है, ये तो मूव कर रहा था लॉन्गिट्यूडनल में, एक ही बच्चा था या एक जैसे बच्चे थे, तो उनको 6 क्लास का बच्चा अभी 6 क्लास में था, इस सारे बच्चों को देखा। जब 7th में चले गए तब इनको देखा, 8 में चले गए तब इनकी ऑब्जर्वेशन की, 9th में चले गए, 10th में चले गए, 5 साल इनकी ऑब्जर्वेशन की। दिस इज अ 5 ईयर लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन है ना। बट सक्सेसिव डिजाइन में डिफरेंस इतना है कि 6 क्लास के बच्चे हैं ना, ये 6 क्लास के बच्चे पास आउट हो गए, तो अगले 6 क्लास के जो बच्चे आएंगे आपने सिर्फ 6 क्लास को ऑब्जर्वेशन में लेना है। आज 6 क्लास आई है, इस साल की 6 क्लास ये पास आउट हो गए, 7 में चले गए, तो इनको एक्सक्लूड कर देना आप लोगों ने। अब नेक्स्ट में क्या लेना है, जो 5th वाले थे वो आ जाएंगे 6th में। 6th में इस क्लास का बिहेवियर देखा, नेक्स्ट वालों का, फिर नेक्स्ट वालों का, यानी कि एक ही क्लास का बिहेवियर देख रहे हैं। ये सक्सेसिव डिजाइन होता है ना। इस तरह के डिजाइन में एक स्पेसिफिक देखना होता है कि 6 क्लास के बच्चे कल्प्रिट क्यों होते हैं। पिछले अगले सारे बैचेस को देखा जाता है ना, BS5 के बच्चे क्यों कल्प्रिट होते हैं, BS5, फिर जब 4 वाले आएंगे 5 में तब देखा जाएगा, जब 3 वाले आएंगे तब देखा जाएगा ना। तो स्टिल क्लास एक है यहाँ सक्सेसिव में, और लॉन्गिट्यूडनल में एक ही बच्चों के साथ आप काम कर रहे होते हैं, है ना। बट ये डिजाइन कौन सी है, अगेन
उसी के अंदर एक्सपेरिमेंट के अंदर आएंगे जो मेन पढ़े हैं हम लोगों ने, उसी के अंदर लॉन्गिट्यूडनल उसी के अंदर आते हैं ना। डिजाइन तो उसमें से चूज करना है आपने, प्री एंड पोस्ट करना है, रिपीटेड मेजर करना है, टाइम सीरियल करना है। जब लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज करेंगे ये वाली तो कौन सा डिजाइन यूज होगा, टाइम सीरियल, ऐसा ही है ना। यस सर। विद फैक्टोरियल भी कर सकते हैं। अब ये देखिएगा इसमें एक चीज होती है विद इन एंड बिटवीन, विद इन एक्सपेरिमेंट डिजाइन एंड बिटवीन। बिटवीन ये होता है जब आप दो ग्रुप बना लें, कंट्रोल ग्रुप एंड, तो ये क्या था, ये कंपैरिजन किस में कर रहे हैं आप लोग, बिटवीन दो ग्रुप्स है ना, इसे बिटवीन ग्रुप कहते हैं। विद इन ग्रुप ये डिजाइन होता है जब एक जैसे लोग हो, केस स्टडी एक जैसे 20 लोग हैं, उनको कोरोना हुआ है, अब उनका कंपैरिजन नहीं कर रहे आपस में, आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, 20 लोग हैं उनकी केस स्टडीज ले रहे हैं विद इन। अब इनके दरमियान देख रहे हैं सबको कोरोना है, एक डिजीज है, इनका लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन देख रहे हैं। यहाँ कंट्रोल ग्रुप नहीं है, यहाँ सिर्फ एक्सपेरिमेंट ग्रुप ही है, उसी के अंदर आप देख रहे हैं। ये कौन सा डिजाइन बनेगा, विद इन। विद इन के अंदर देखिए एक जैसे लोग हैं, इनका आपस में भी कंपैरिजन है और बाकी सबसे सीधा अपनी केस स्टडी भी बन रही है, बट उसमें देखें बिटवीन ग्रुप में क्या है, कंट्रोल एंड एक्सपेरिमेंटल, दोनों के दरमियान कंपैरिजन हो रहा था, ऐसा ही था ना। तो बेस्ट कौन सा डिजाइन किया जाता दुनिया में, दिस इज वन विद इन ग्रुप डिजाइन, जो कि केस स्टडी में हम कर रहे थे। एक जैसे लोग, स्मॉल एंड मल्टीपल एंड डिजाइन, वो होता उसी के अंदर है। क्लियर। तो याद रखिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हर एक डिजाइन के ऊपर नेचर चेंज होने, इवन के डिजाइन चेंज होने से आपके सारे एनालिसिस चेंज हो जाते हैं। इवन वेरिएबल की नेचर चेंज होने से पूरे एनालिसिस चेंज हो जाते हैं। जैसे आईवी एंड डीवी, और आईवी कैटेगोरिकल है, डीवी कंटीन्यूअस वेरिएबल है, सारी नेचर चेंज हो जाएगी वेरिएबल की। वो भी हम पढ़ेंगे कब वेरिएबल की नेचर, यहाँ मैंने सिर्फ एक डिजाइन की नेचर चेंज होने से सारे एनालिसिस चेंज हो जाते हैं। क्लियर। एक फर्स्ट आप लोगों ने दिमाग में, यही हाइपोथेटिकल टेस्टिंग है। यहाँ हाइपोथेसिस डिफरेंट होगा, यहाँ डिफरेंट होगा, यहाँ डिफरेंट, इनके डिजाइंस के अंदर डिफरेंट होगा। इसका मतलब हाइपोथेसिस जब डिफरेंट होगा, एक्सपेरिमेंट में हाइपोथेसिस नहीं होता, ऑब्जेक्टिव के ऊपर जरा फोकस किया जाता है। ठीक है। हाइपोथेसिस कब बनता है कब नहीं बनता, वो लास्ट लेक्चर में जब हम जाएंगे तब डिस्कस करेंगे। तो इसका मतलब है कि डिजाइन की नेचर चेंज होने से क्या हो जाता है, एनालिसिस चेंज हो जाता है। एक चीज है कि छोटी सी एक्सप्लोरेटरी को मैं यहाँ डिस्कस कर दूं, थोड़े से पॉपुलर से कर लेते हैं। ग्राउंडेड थ्योरी, ग्राउंडेड थ्योरी क्वालिटेटिव में जब भी किसी फिनोमेना को डेप्थ में एक्सप्लोर करना हो, जब भी कोई फिनोमेना हो उसको डेप्थ में एक्सप्लोर करना हो, तो कौन सा डिजाइन यूज करते हैं, एक्सप्लोरेटरी या डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव में ये डिजाइन है, एक्सपेरिमेंटल एंड क्रॉस सेक्शनल। और ये डिजाइन कौन से है, क्वालिटेटिव नेचर, जिनके ऊपर थ्योरी बनाई जा सकती है। ठीक है। सबसे पहला डिजाइन है ग्राउंडेड थ्योरी। ग्राउंडेड थ्योरी जो है बेसिकली डिजाइन है, एक स्टाइल है क्वालिटेटिव, जिसके थ्रू हम ये करते हैं। ठीक है। इसके अंदर ये होता है कि हम किसी एग्जिस्टिंग थ्योरी को मॉडिफाई करके नई थ्योरी बना सकते हैं, या नई थ्योरी बना सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। प्रीवियस थ्योरी को मॉडिफाई करके नई थ्योरी चैलेंज करके, या फिर नई थ्योरी बनानी हो। तब जब थ्योरी डेवलपमेंट के ऊपर काम करना हो तो कौन सा सबसे स्पेसिफिक होता है, ग्राउंडेड। याद रखिएगा। एक होती है फेमिनोलॉजिकल अप्रोच। फेमिनोलॉजिकल अप्रोच जो होती है, इसे किसी ऐसे इंडिजिनस फिनोमेना, कोई ऐसा इंडिजिनस फिनोमेना जो पहले कभी एग्जिस्ट ना करता, किसी एक कल्चर का प्रॉब्लम हो। जैसे पाकिस्तान में अभी एक फिनोमेना है कि बैत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ये यूरोप में होगा बैत करना, वहाँ मुसलमान है, यहाँ ही है ना, सुन्नी शिया है ना, हर एक का अकीदा इसके बारे में डिफरेंट है, ऐसा ही है ना। इसका मतलब है ये प्रॉब्लम किसकी है, पाकिस्तानियों की, ईरानियों की, मुसलमानों की, है ना। फिर मुसलमानों में सिर्फ पाकिस्तान में देख रहे हैं कि बैत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब दिस इज द इंडिजिनस प्रॉब्लम ऑफ द पाकिस्तान। ठीक है। ऐसी प्रॉब्लम जो इंडिजिनस हो, ठीक है, जो एक कल्चर से रिलेटेड हो, तो उसमें कौन सी ज्यादातर यूज करते हैं, फेमिनोलॉजिकल। सबसे जो बेस्ट अप्रोच होती है ये भी थ्योरी डेवलपमेंट के लिए होती है। जब आपकी इंडिजिनस प्रॉब्लम हो तो उसको एक्सप्लोर करना हो तो कौन सी थ्योरी यूज करते हैं, फेमिनोलॉजिकल। और ग्राउंडेड कब यूज करते हैं, जब प्रीवियस थ्योरी को या नई थ्योरी बनानी हो, नई थ्योरी ऐसी हो जो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट के साथ हो। ठीक है। दोनों एक दूसरे के पैरेलल यूज कर सकते हैं आप इनको। आईपीए ये होता है कि सम टाइम ये डिफरेंट एक्सेंटर्स ने दिया था, ये एनालिसिस के ऊपर डिफर करती है। ठीक है। इसमें भी आप थ्योरी डेवलपमेंट कर रहे हो तो बस एनालिसिस की टेक्निक डिफरेंट हो जाती है। थीमेटिक में आप थीम बनाते हैं डिफरेंट टाइप्स के, वो मेथड भी यूज हो सकता है।
वो एज ए एनालिसिस भी यूज हो सकता है, और है कंटेंट एनालिसिस, वो भी एज एनालिसिस है। थीमेटिक 3 आईपीए, ग्राउंडेड एंड फेनोमेनोलॉजिकल अप्रोच, इसके अलावा भी और आप इसको अंडरस्टैंड कर लें, यही ज़्यादातर यूज होती हैं, बाकी भी हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो याद रखिएगा, या इन स्टडीज़ के लिए सारी क्वालिटेटिव स्टडी होती है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होता है, यहाँ क्वांटिटी नहीं होती। जब क्वांटिटी नहीं होती तो क्वांटिटी के जो एनालिसिस होती है इसके लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर है। इसके लिए है एनवीवो। ये एनवीवो सॉफ्टवेयर जो है ये एनालिसिस करता है, खुद ब खुद थ्योरी बनाता है। देखिए ना पिक्स बनी हुई है आप लोगों ने, आपके वर्ड्स को चेंज करता है, ठीक है, आपने करना तो खुद ही होता है हर चीज़ को, वर्ड्स को चेंज करना, कंटेंट एनालिसिस करके या व्हाटएवर थीमेटिक एनालिसिस करके, तो ये सॉफ्टवेयर आपको थ्योरी बनाने में मदद करता है, एनवीवो। इन चीज़ों को कैप्चर करने के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर है, SPSS भी है, M+ भी है, एमॉस भी है, R सॉफ्टवेयर भी है, ठीक है, और एडवांस सॉफ्टवेयर भी है डिफरेंट। ये सारे सॉफ्टवेयर ये नाम के साथ, जिस तरह से R सॉफ्टवेयर है उनमें पैकेजेस हैं, कुछ एडवांस पैकेजेस, किसी में वो पैकेजेस हैं, किसी में नहीं है, किसी की वीकनेस है, किसी की स्ट्रेंथ है, याद रखिएगा। तो हमें सारे सॉफ्टवेयर सीखने नहीं है, हमें एनालिसिस के ऊपर फोकस होना चाहिए कि मेरा हाइपोथेसिस क्या है, वो किस चीज़ से कंफर्म होगा, ठीक है। फिर हर सॉफ्टवेयर की एक यूनिक वो चीज़ होती है, जैसा कि आप कहते हैं SPSS जो होता है ना, वो बहुत यूनिक है, उसमें सारे एनालिसिस है, बट वो CFA नहीं कर सकता, कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस नहीं कर सकता, फिक्स नहीं बनाता। तो हम किसके ऊपर जाते हैं, एमॉस के ऊपर जाते हैं। अब एमॉस की वो कैटेगोरिकल वेरिएबल को डील नहीं कर पाता, तो उसके लिए दोबारा SPSS पे आते हैं, ठीक है। फिर इन दोनों को कैटर करने के लिए लेटेस्ट सॉफ्टवेयर बना है M+, ठीक है, उस पर कुछ एनालिसिस सारे पॉसिबल हैं, अगर उस पर भी कुछ वीकनेस है वो उस काफी सैंपल के ऊपर एनालिसिस ही नहीं करता, है ना। तो फिर इसी तरह वीकनेस है दूसरा R सॉफ्टवेयर सबका मल्टी पैकेजेस है, उसमें सारे सॉफ्टवेयर सारे एनालिसिस है, बट वो C लैंग्वेज है। अब C लैंग्वेज किसी को आती हो या यस, SPSS फ्रेंडली है, इसमें एक 1 क्लिक करना आप लोगों ने, जबकि दूसरे जो सॉफ्टवेयर है वो C लैंग्वेज है, बाहर सारे C लैंग्वेज, खुद से फार्मूला बनाया, याद किया, इंटर किया, फार्मूला नहीं आता, नहीं 1/ भी गलती होगी, कहीं भी गलती होगी, डॉट की भी गलती होगी, तो क्या हो गया, वो रन नहीं होगा एनालिसिस। फिर ऐसा ही है ना, कमांड सिस्टम खुद बनाना है, C लैंग्वेज कहते हैं उसको। तो कई लोग C लैंग्वेज पे काम करते हैं, कुछ लोग वैसे 1 क्लिक पे पसंद करते हैं। हमने करना क्या है आखिर पे, एनालिसिस करना है ना हाइपोथेसिस के लिए, वो SPSS भी निकालता है, वो R सॉफ्टवेयर भी निकालता है, वो सारे सॉफ्टवेयर है जो आपकी एक्सपर्टीज हो, ठीक है। जितना आप आगे जाना चाहें जाएंगे, डिफरेंट सॉफ्टवेयर सीखें, डिफरेंट चीज़ें। तो ये जो मेरा सब्जेक्ट है इसमें है रिसर्च मेथड एंड एडवांस सॉफ्टवेयर, यूज ऑफ द एडवांस सॉफ्टवेयर, ठीक है। मैं आपको एलिमेंट्री स्टैट्स नहीं पढ़ा रहा, ये बच्चों वाली चीज़ें नहीं पढ़ा रहा, इसका नाम क्या है, ये MS में पढ़ेंगे, PhD में पढ़ेंगे, सब्जेक्ट रिसर्च मेथड एंड एडवांस सॉफ्टवेयर, यूज ऑफ द एडवांस सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो यहाँ हम सॉफ्टवेयर का यूज सीखेंगे एडवांस रिसर्च मेथड्स के ऊपर ना, हाइपोथेटिकल टेस्टिंग में। तो ये पहला ये था। दूसरा है वेरिएबल की नेचर चेंज होने से सारे एनालिसिस चेंज हो जाते हैं। अब हम देखेंगे यार कौन सा वेरिएबल की नेचर चेंज होने से एनालिसिस चेंज हो जाता है। अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा मेरा वो ये होगा कि एनालिसिस कौन से होते हैं। पहले वो सीखेंगे, 1 कमांड है, वो टेक्निकल है, छोटा सा फ्रेमवर्क, चंद एक एनालिसिस है, उनकी लॉजिक है, वो सीखेंगे। जब वो जहन में आ जाए तो फिर उसके बाद हम देखेंगे किस डिज़ाइन के ऊपर, इन डिज़ाइन में से वो जो पढ़े थे हमने, वो किस पे, कौन सा डिज़ाइन के ऊपर कौन सा एनालिसिस होगा। अब जब ये कंपैरिजन करके करेंगे आपको सारी ज़िंदगी एनालिसिस नहीं भूलेंगे। आपको पता है कि पेयर सैंपल टी टेस्ट यहाँ लगना है, आपको पता है टी टेस्ट यहाँ लगना है, आपको पता है कोरिलेशन, आपको पता है केस स्टडी है तो केस स्टडी में विद इन द डिज़ाइन है तो रिपीटेड में ये डिज़ाइन लगना है, व्हाटएवर। वो चीज़ें तभी समझ आएगी जब आपको डिज़ाइन आती हैं। हाँ, रट्टा लगाना है तो फिर उनको सीखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा अगला नेक्स्ट है एनालिसिस क्या होते हैं, ठीक है। फिर उनके वेरिएबल की नेचर बताऊंगा कि वेरिएबल की नेचर चेंज होने से एनालिसिस खुद ब खुद चेंज हो जाते हैं। तो आपके दिमाग में 2 चीज़ें, डिज़ाइन के चेंज होने से, वेरिएबल के नेचर चेंज होने से, और आपके समटाइम वेरिएबल के सैंपल के कम या ज़्यादा होने से एनालिसिस की नेचर चेंज हो जाती है। ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे सारी की सारी, ठीक है। तो आज का लेक्चर यही खत्म होता है, ठीक है।